Right. So let's start with question number 1. Okay, so we'll start with first question. पहला क्वेश्चन है आपका, a thermodynamic system goes from states P1V to 2P1V and second PV to P2V, then the work done in two cases is. सबसे पहले तो C और D आंसर हो ही नहीं सकता. क्यों नहीं हो सकता? पहला जो केस था उस पहले केस में if you see properly there is no change in the volume. Whenever there is no change in the volume there is no work done, right? मतलब ऑप्शन नंबर ए और बी में से एक आएगा. तो केस 1 के लिए तो वर्क डन डायरेक्टली 0 है बिकॉज देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम. सिंस देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, ओके. दूसरा केस वर्क डन फ्रॉम पी टू पी कांस्टेंट, मतलब आइसोबारिक प्रोसेस है. तो आपको पता होना चाहिए कि वर्क डन इज पीडीवी फ्रॉम V1 to V2, right? Correct. So P is constant, dV V to 2V, क्योंकि V1 is V and V2 is 2V. तो ये आ गया P फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम आफ्टर इंटीग्रेशन. सो ये आ गया 2V माइनस V, मतलब PV, मतलब PV1, ऑप्शन नंबर बी. बहुत सिंपल क्वेश्चन था. तो आपको ये बताना चाहिए था कि C और D तो हो नहीं सकता बिकॉज if there is no change in volume there is no work done. Okay, next question. If R is universal gas constant, the amount of heat needed to raise the temperature of 2 mole of an ideal gas from 273 to 373 Kelvin when no work is done. Work done नहीं हुआ है तो कितना heat required रहेगा to raise 2 mole of a gas, temperature raise कितना करना है 100 Kelvin. तो आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पता होना चाहिए. डेल्टा Q इज डेल्टा U प्लस डेल्टा W. एंड मैं इंटेंशनली ले रहा हूँ क्योंकि I saw that many people have done this wrong way in the last test. Right, work done is 0. Okay, no work is done, मतलब डेल्टा Q is equal to डेल्टा U. Right, and what you know is, अगर आपको याद होगा अच्छे से, this is nothing but, अगर अच्छे से याद होगा तो, right, you should remember, ये आता है आपका NR डेल्टा T और साथ में नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम F/2. ये कैसे आया ये आपको पता होना जरूरी है. How do you get this? It is important to know, right? If you don't know this, then there will be an issue in solving this. F is 3 translational degrees of freedom क्योंकि मोनोएटॉमिक गैस है. नंबर ऑफ मोल्स 2 है तो 2/2 R, और डेल्टा T इज जस्ट चेंज इन टेम्परेचर. कैंसल 300 R. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था. जिनको नहीं पता कैसे आया तो मैं बता देता हूँ. डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U. डेल्टा U है NCV डेल्टा T. ये पता होना चाहिए. डेल्टा U is NCV डेल्टा T and CV for a monoatomic gas is 3/2 R. Delta T is 100 and number of moles are also 2. तो इतना सिंपल क्वेश्चन था ये. तो you can do it this way using a general formula, method 1. मेथड 2, आपको अगर NCV डेल्टा T या डेल्टा U होता है, अगर ये पता होता तो इमीडिएटली क्वेश्चन सॉल्व होता है. So there was nothing in this actually. Next question. Question number 3. If the ratio of specific heat of a gas at constant pressure to that of constant volume is gamma, तो gamma is Cp/Cv ऐसा बोला है. The change in internal energy of a mass of gas when the volume changes from V to 2V
एट कांस्टेंट प्रेशर इज, ये बहुत सिंपल है। डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी होता है, हमको पता है। हमको ये भी पता है मेयर्स रिलेशन से कि सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर होता है, राइट। तो सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर होता है, राइट। ओके, तो आपको सिर्फ वर्क डन पूछा है ना, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा है, तो डेल्टा यू पूछा है, तो आपको सिर्फ सी पी सी वी लाना है, सी वी लाना है in terms of gamma. So you are just supposed to bring CV in terms of gamma. So what you should do here is इस सबको आप CV से डिवाइड कर दो, तो CP by CV is equal to CV by CV plus R by CV. तो CP by CV gamma हो गया, ये 1 हो गया, ये R by CV हो गया, तो आपको मिल जाएगा gamma minus 1 इक्वल टू R by CV, मतलब आपको मिल जाएगा CV नॉट VC, CV मतलब आपको CV मिल जाएगा R अपॉन गैमा माइनस 1, और उसको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो N R अपॉन गैमा माइनस 1, डेल्टा T is T2 minus T1, right? Okay, so if you don't write delta T like this, by the way, that simple step I will leave it for you. तो ये आप सिंप्लीफाई कर सकते हो PV is equal to NRT यूज करके, राइट। तो यू नो PV इक्वल टू NRT यूज करके ये PV अपॉन गैमा माइनस 1 बनेगा, तो दैट इज डेल्टा यू। तो डेल्टा यू इज एन सी वी डेल्टा टी, सी वी मैंने लिखा इन टर्म्स ऑफ गैमा, वो कैसे, वो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है आप लोगों को, राइट, करेक्ट। देन डेल्टा टी इज टी टू माइनस टी वन, तो एन आर टी टू विल बी कांस्टेंट प्रेशर पे है, विल बी PV2, राइट, and NRT1. Okay, I should do it anyways, I will do it. If you are getting little carried away with things, I will do it, doesn't matter. So ये आएगा 1 by gamma minus 1 NRT2 minus NRT1. ओके, सो ये आपको मिलेगा 1 upon gamma minus 1, NRT2 is PV2 and NRT1 is PV1, right? PP constant, P upon gamma minus 1, V2 minus V1, V2 minus V1, and V2 is 2V and V1 is V, so PV upon gamma minus 1, option number C. So this is how you can solve, और ये ओरल क्वेश्चन था, अगर आपको पता होता CV is R upon gamma minus 1, तो ये क्वेश्चन ओरली सॉल्व हो सकता था। Next question, question number 4. In an isothermal reversible expansion, if the volume of 96 gram of oxygen at 27 degrees Celsius is increased from 70 liters to 140 liters, then work done by the gas will be. बहुत सिंपल है, अगर आपको ये पता होगा कि work done in an isothermal process is given by, work done in an isothermal process is, if you know this is nRT natural log of ln लिखना है यहाँ पे V2 by V1, log to the base e लिखने के बाद बहुत बार log to the base e से log to the base 10 में जाने वाला कन्वर्जन फैक्टर जो है वो भूल जाते हैं हम लोग डालना, तो वर्क डन इज इक्वल टू n इज पता होना चाहिए, n is small m by capital M, where small m is mass in grams, RT log of नेचुरल लॉग ऑफ V2 मतलब 140 लीटर दिया है और 70 लीटर दिया है V1। मैंने जानबूझ के कन्वर्ट नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि रेशो है, तो रेशो में कन्वर्जन फैक्टर्स जो है कैंसिल आउट हो जाते हैं। 96 ग्राम्स मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन, आपको पता ना चाहिए ऑक्सीजन ये जो है ये डायटोमिक गैस है, तो मॉलिक्यूलर वेट 32 आएगा, राइट। RT नेचुरल लॉग ऑफ 2, तो 1 एंड 3 जा,
राइट। ओके, देन हमारे पास ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं, सो वी हैव टू सी। ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है तो हम लोगों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बाय द वे, देयर इज वैल्यू ऑफ टेम्परेचर 27 डिग्री, मतलब 3R इंटू 300 केल्विन, क्योंकि डिग्री से केल्विन में कन्वर्ट करोगे log 2, तो 900R log 2। ऐसा ऑप्शन जानबूझ के सी दिया हुआ है टू मेक यू कंफ्यूज। log टू द बेस 10 है वो, तो वो आंसर गलत है। जब आप log टू द बेस 10 से log टू द बेस ई से, मतलब नेचुरल log से बेस 10 में आते हो, तो आप 2.3 से मल्टीप्लाई करते हो, 2.3 into 900 into r log to the base 10 of 2। तो आगे ऑप्शन नंबर डी। पता क्या होना चाहिए था? फॉर्मूला फॉर वर्क डन, दैट्स इट। और तुम्हें कुछ पता होने की जरूरत नहीं है। देन लास्ट स्टेप में हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम नेचुरल log to log to the base 10। तो if you don't do this in a correct way, you will end up getting wrong answers. Next question, 1 mole of O2 gas having a volume equal to 22.4 liters at 0 डिग्री सेल्सियस and 1 atmospheric pressure। हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन गैस है, वॉल्यूम 22.4 लीटर्स है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। उसको आइसोथर्मली हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं सो दैट द वॉल्यूम रिड्यूसेस टू 11.2, मतलब हाफ वॉल्यूम हो गया। वर्क डन आपको पूछा है तो इजी है वापस से, बिकॉज यू शुड नो वर्क डन इज nRT log of natural log of V2 by V1। ओके, बहुत सारे बुक्स में यहाँ पे माइनस लिखा होता है। डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, जैसा है वैसा रखो, हम लोग देखेंगे बाद में। ओके, तो n is small m by capital M R, isothermal process 0 डिग्री मतलब 273 केल्विन। log of V2 फाइनल वॉल्यूम इज 11.2 अपॉन इनिशियल इज 22.4। यहाँ पे ऑटोमेटिकली जब आप ये लॉगरिथम सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को नेगेटिव मिल जाएगा, तो पहले से नेगेटिव लगाना नहीं, खुद को कंफ्यूज करना नहीं। मास हमको दिया है क्या? हैव वी बीन गिवन m, बोला है ऐसा 1 मोल, तो ये n बाई m लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि 1 मोल बोल ही दिया है। गुड। r की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए, 8.31 होती है, तो 273 इंटू 8.31 इंटू लॉग ऑफ 1/2, so that is log of 1 minus log of 2। so log of 1 minus log of 2, so 273 into 8 into minus log of 2, मतलब 273 into 8.31 into negative log 2, क्योंकि log 1 is 0 always, तो आंसर नेगेटिव आएगा, दैट इज फॉर श्योर, मतलब ये दोनों तो नहीं आएंगे। एंड इफ यू नो व्हाट इज वैल्यू ऑफ नेचुरल लॉग, तो 0.693 आता है। 273 into 8.31 into this। How to do rough calculations? रफ कैलकुलेशन में एक चीज तो समझ में आ गई कि आंसर इज डी। कैसे? इसको 0.7 मान लो, 0.7 मान लो, तो 8.31 को 0.7 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 8 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया 0.7 से, तो वो रफली आएगा आपका रफली 5 पॉइंट समथिंग, 5.6 आता है ना, 8 7 56, तो 5 पॉइंट समथिंग। 273 को 5 से मल्टीप्लाई किया कर दिया अगर मैंने, 273 को अगर मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1350, उससे थोड़ा बड़ा नंबर, ऑप्शन नंबर डी। हाफ कैलकुलेशन बता रहा हूँ मैं, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो रफली 5.6,
273 multiplied by roughly 6, roughly approximately, तो -1572.5 जूल आएगा. These are the rough calculations that you can do. So answer is D basically, -1572.5 joule. Okay, so next question is actually direct ready formula. Isothermal process में work done होता है nRT log to the base E natural log final volume upon initial volume. और अगर 1 मोल है पर मोल मतलब 1 मोल, तो n की वैल्यू 1 या तो फिर n लिख के n से डिवाइड करो, मतलब वो कैंसिल हो जाएगा. तो ये तो रेडीमेड फॉर्मूला है, तो यू शुड गेट ऑप्शन नंबर सी. ओके, बिकॉज दैट इज अ रेडी फॉर्मूला, उसमें कुछ है ही नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्क डन इन एन एडियाबैटिक चेंज इन अ गैस डिपेंड्स ओनली ऑन. ये भी क्वेश्चन जो है ये फॉर्म थ्योरी से आता है. अगर आपको याद होगा वर्क डन इन एन एडियाबैटिक चेंज मैंने लिखा था NR T2 minus T1 upon 1 minus gamma. मैं हमेशा T2 minus T1 लिखता हूँ, मैं T1 minus T2 नहीं लिखता. तो T2 minus T1 चेंज इन टेम्परेचर फाइनल माइनस इनिशियल अगर लिखा है तो नीचे 1 माइनस गैमा होगा. अगर आपने T1 minus T2 लिखा है तो नीचे गैमा माइनस 1 होगा. तो किस पर डिपेंड करता है? चेंज इन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. सिंपल. तो वर्क डन इन एडियाबैटिक चेंज डिपेंड्स ओनली ऑन change in temperature. Question number 8. The pressure in the tire of a car is 4 times the atmospheric pressure at 300 Kelvin. If the tire suddenly burst, its new temperature will be gamma की वैल्यू दी है हमको. आपको पहले तो ये समझना है कि सडन जब ये वर्ड यूज हो, सडन इसका मतलब होता है एडियाबैटिक प्रोसेस, राइट? एडियाबैटिक प्रोसेस. हमको पता है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए T रेज टू गामा अपॉन P रेज टू गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट. इसको मैंने 2-3 फॉर्म में पहले भी लिख के बताया है, तो इट्स ओके द वे यू वांट टू राइट इट, राइट? द वे यू वांट इट. तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, T रेज टू गामा इज प्रोपोर्शनल टू P रेज टू गामा माइनस 1, या फिर आप ये P का जो पावर है उसको नेगेटिव करके ऊपर भी ले जा सकते हो, अप टू यू. या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, T is proportional to P raised to gamma minus 1 by gamma. That is also preferable. तो ऐसा चलेगा. तो हमको पूछा है कि न्यू टेम्परेचर क्या होगा. ओके, अगर टायर सडनली फट गया तो व्हाट विल बी द न्यू टेम्परेचर, ओके, ऑफ द गैस इनसाइड. ओके, सो T2 by T1 will be equal to P2 by P1 raised to gamma minus 1 upon gamma. What you have to understand is, देखो पहले केस में जो प्रेशर था ये था 4 टाइम्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. दूसरे केस में जो प्रेशर है वो डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. क्यों? टायर फटने के बाद जो एयर है, टायर के अंदर जो एयर था वो एटमॉस्फेयर को एक्सपोज हो गया ना. सो फाइनल प्रेशर आफ्टर बर्स्ट विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब P1 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ P2, right? Okay, then you can actually write it in this way. तो आपको मिल जाएगा P2 by P1 इक्वल टू 1 by 4. तो सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो T2 by T1 was 300, P2 by P1 is 1 by 4, gamma की वैल्यू 1.4 minus 1 upon 1.4. तो T2 will be equal to 1 by 4, 0.4 upon 1.4. Okay, and ये थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, but we can do anything here, right? तो 0.4 upon 1.4 is 2 by 7. और इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको. आफ्टर सॉल्विंग दिस, एक्चुअली सॉल्व करना ही नहीं, आंसर मिल गया हम लोगों को.
1/4 raised to 0.4/1.4 into 300। तो ये जो पावर डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में ले गया तो नेगेटिव पावर हो जाएगा, तो 300 इंटू 4 रेज टू -0.4/1.4 हो जाएगा ये। इफ आई टेक दैट into numerator, so I will get this value, right? So I have option number D। सिर्फ पता क्या होना चाहिए था कि सडन प्रोसेस मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर प्रेशर का रिलेशन, और टायर फटने के बाद the air inside the tire is getting exposed to the atmosphere, so the final pressure is atmospheric pressure. That is what you should have known, that's it। Two identical samples of gas are allowed to expand isothermally and adiabatically. Work done is more in which process, ऐसा पूछा है आपको। ये बेसिकली ओरल क्वेश्चन है, आपको पता होना ही चाहिए कि वर्क डन इज मोर इन आइसोथर्मल प्रोसेस। क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको पता है दैट देयर इज लाइक, anyways I don't want to go into theory now, but just to give you a hint कि आइसोथर्मल प्रोसेस में हमेशा इट इज एक्सपोज टू द एनवायरनमेंट। क्यों? मतलब जो वॉल्स होते हैं कंटेनर के वो कंडक्टिंग होते हैं। क्यों? क्योंकि जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं वो हीट से इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ना चाहिए, राइट? तो इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ना चाहिए मतलब हीट कैन बी गिवन आउट ऑफ द सिस्टम एंड बाकी जो है इट विल डू वर्क। So you should know that in an isothermal process, heat is allowed to be exchanged with the surrounding. Otherwise, isothermal same temperature रहेगा नहीं, क्योंकि मैंने heat दिया और वो heat पूरा का पूरा work में convert नहीं होता है। हमको पता है heat cannot be completely converted to work. So some heat has to be given off to the surroundings. So in short, work done is more in isothermal process। ये आपको पता होना चाहिए। That's the oral question। अभी adiabatic में क्या होता है? I am leaving it to you, how will you relate work done in an adiabatic process with isothermal and how do you conclude? तो ये as an assignment दे रहा हूँ मैं आपको, you have to think of it। You can also work it out in terms of PV diagram। चलो वो भी बता देता हूँ, PV diagram भी बता देता हूँ। देखो क्या होता है कि जब आप PV diagram ड्रॉ करते हो तो आइसोथर्मल प्रोसेस में ये हो गया PV diagram आइसोथर्मल का, और एडियाबैटिक का ऐसा आता है। राइट? तो डेफिनेटली मैंने बताया था वर्क डन इज एरिया अंडर द कर्व ऑफ पीवी डायग्राम। तो आइसोथर्मल में एरिया अंडर द कर्व ज्यादा है कंपेयर टू एडियाबैटिक, तो मोर वर्क इज डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। अब ये डायग्राम कैसे आया, दैट इज डेफिनेटली एन असाइनमेंट फॉर यू, वो मैं नहीं करवाने वाला। assignment you have to study on your own। The slopes of an isothermal process and adiabatic curves are related as, ये already हमारा हुआ है क्वेश्चन, but I want to repeat it because it has high importance। आपको पता है आइसोथर्मल प्रोसेस में PV इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, और आपको पता है एडियाबैटिक प्रोसेस में PV रेज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। और आपको पता है कि हम लोग थर्मोडायनामिक सिस्टम को स्टडी करते हैं PV डायग्राम से, राइट? कुछ भी कर्व होगा, आई एम नॉट वरीड अबाउट हाउ कर्व लुक्स लाइक। पता ये होना चाहिए कि आप जब स्लोप निकालते हो, स्लोप मतलब क्या? dy/dx। यहाँ पे y क्या है? p, और x क्या है? v। तो ये होता है स्लोप बेसिकली, राइट? जैसे अगर y एक्सिस पे y है, x एक्सिस पे x है, तो dy/dx इज स्लोप ऑफ द ग्राफ, करेक्ट? इस केस में dp/dv इज स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो जब मैं PV इक्वल टू कांस्टेंट लिखता हूँ और मैं डेरिवेटिव लेता हूँ, राइट? इफ आई डू दिस, तो आपको पता होना चाहिए P एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ V
प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ p इज इक्वल टू अ कांस्टेंट. कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है तो इक्वल टू 0 आ गया, राइट. तो आई कैन राइट दिस एज p dv इक्वल टू माइनस v dp. तो dp by dv is minus p by v, that is slope in isothermal process. Similarly, जब आप एडियाबैटिक में डेरिवेटिव लोगे, p as it is v raised to gamma का डेरिवेटिव gamma v raised to gamma minus 1 plus v raised to gamma as it is derivative of pressure is this and equal to 0. ओके, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो p gamma v raised to gamma minus 1 equal to minus v raised to gamma dp. Okay, then you just have to simplify this. तो आप क्या करोगे इस केस में, dp by p is equal to minus gamma v raised to gamma. अच्छा, ये dv लिखने भूल गया मैं यहाँ पे, तो I should write dv also, dv upon v raised to gamma, right. तो dp by p is equal to minus gamma, ये v raised to gamma ऊपर जाएगा तो v raised to gamma minus 1 minus gamma हो जाएगा dv, right. तो you can write this as minus gamma, ये आ गया v raised to minus 1, तो dv by v, तो dp by p is minus gamma dv by v. मतलब इसको मैं इन शॉर्ट लिख सकता हूँ, in short I can write it this way, dp by dv equal to minus gamma p by v. dp by dv in this case, क्योंकि हम लोग एडियाबैटिक के लिए सॉल्व कर रहे हैं, भूलना नहीं, हम लोग एडियाबैटिक के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो एरोज इसलिए बता रहा हूँ, अदरवाइज आइसोथर्मल केस खत्म हो गया है यहाँ पे. ओके, तो दिस dp by dv is slope of adiabatic minus gamma and p by v was slope of isothermal minus p by v was. Okay, so what I will do here is, एक मिनट, तो मैं ऐसे लिखता हूँ इसको, gamma minus p by v, क्योंकि माइनस p by v आ गया स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल. सो एडियाबैटिक प्रोसेस का जो स्लोप है वो gamma टाइम्स ऑफ आइसोथर्मल है. ऑप्शन नंबर सी, adiabatic curve slope is gamma times of isothermal curve slope. इजी था क्वेश्चन, इजी था, रिपीट हुआ है, बट इट इज important, that's why it is being repeated. Then work done in an adiabatic expansion from T to T1 is, ये oral question है, अभी भी मैंने बताया था, तो I am not going into details of it. कार्नोट इंजन का कम क्वेश्चंस हुआ था, थोड़ा सा डाल देते हैं. I think the question is repeated, but it is again important that you should go through Carnot engine questions again and again. Carnot engine is working between 300 and 600 Kelvin. मतलब सिंक का जो टेम्परेचर है, जिसको हमने T2 हुआ था, लो टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर जो है दैट इज 600 केल्विन, मतलब सोर्स का टेम्परेचर. वर्क आउटपुट जो है हमारा 800 जूल का है पर साइकिल. अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड आपको पता होना चाहिए, दैट eta which is efficiency, that is T1 minus T2, T1 minus T2 upon T1, that is work output upon heat input. तो हमको कितना हीट एनर्जी सप्लाई किया वही देखना है, तो मैं दिस इतना पार्ट यूज करने वाला हूँ. एंड वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट इज T1 माइनस T2 बाई P1, तो मुझे मिल जाएगा Q इज इक्वल टू T1 अपॉन T1 माइनस T2 इंटू W. तो T1 पता है हमको 600 केल्विन, T1 माइनस T2 इज 600 माइनस 300. ओरल क्वेश्चन है बेसिकली, एंड वर्क आउटपुट इज 800.
तो नीचे 300 ऊपर 600 मतलब 2 इंटू 800 1600 जूल्स पर साइकिल का हीट सप्लाई था और वर्क हुआ 800 जूल, मतलब एफिशिएंसी है हाफ 0.5। सिंपल क्वेश्चन था ये भी। 13th क्वेश्चन, a Carnot engine absorbs an amount Q of heat from a reservoir at an absolute temperature T and rejects the heat to a sink at temperature T by 3। तो T1 तो है T और T2 जो है वो है T by 3। Amount of heat rejected is, you know, वापस से वही क्वेश्चन है। थीटा इज इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन T1 लिखो या तो 1 माइनस T2 बाई T1 लिखो, एक ही चीज है। दैट इज इक्वल टू W बाई Q। हीट एब्जॉर्ब को Q1 बोल देते हैं या Q बोल देते हैं, डजंट मैटर बेसिकली। यू नो, कार्नोट इंजन आपको पता होना चाहिए, आपके पास एक सोर्स होता है, सोर्स से जो वर्किंग सब्सटेंस था हमारे पास, जो वर्किंग सब्सटेंस था यहाँ पे, दिस वाज अ सोर्स हियर, यहाँ पे एक वर्किंग सब्सटेंस था जिसपे एक पिस्टन फिट किया हुआ था हमने। ये सोर्स से जो हीट एब्जॉर्ब करेगा वो Q1, उसके बाद जो वो बीच में तो एक से ब्लॉक है हमारे पास, फिर सिंक है, सिंक को जो वो हीट रिटर्न करेगा वो Q2, राइट। तो हमको अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड, मतलब हमको पूछा है कि Q2 कितना है और हीट एब्जॉर्ब कितना किया Q, right? So they are asking you Q2 in terms of heat absorbed from the source. How much is the heat rejected in terms of heat absorbed from the source? This is what they are asking you. और ये होता है Q1 minus Q2 by Q1। तो efficiency का फॉर्मूला ऐसा होता है normally, right? What I have to do is very simple thing, मुझे सिर्फ इतना पार्ट यूज करना है, that's it, right? बहुत सिंपल सी चीज है। या फिर I can directly use instead of this I can use this one। तो मैं लिख सकता हूँ ऐसा, 1 minus T2 by T1 is equal to Q1 minus Q2 by Q1, right? मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 1 minus T2 by T1 equal to 1 minus Q2 by Q1। Good, right? तो you can just simplify this, okay? 1 1 दोनों साइड पे कैंसिल आउट होने वाला है क्योंकि बोथ साइड्स इट इज पॉजिटिव। तो मैं शिफ्ट करूंगा तो नेगेटिव कैंसिल कैंसिल। तो बेसिकली आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा Q2 by Q1 इक्वल टू T2 by T1। आपको मिलेगा क्या, Q2 इज इक्वल टू T2 by T1 टाइम्स ऑफ Q1। T2 by T1 आपको यहाँ से दिख ही रहा है, ये T2 इज व्हाट, T2 इज T1 by 3 क्योंकि T was T1, तो T2 by T1 जो है 1 by 3 है, तो 1 by 3 टाइम्स ऑफ Q1 एंड Q1 इज Q, तो Q by 3, तो Q by 3, सिंपल। तो टोटल हीट Q एब्जॉर्ब किया था और Q by 3 रिजेक्ट कर दिया। तो क्वेश्चन वाज सिंपल, आई जस्ट वांटेड टू रिवाइज Carnot's cycle, Carnot's engine,